ये फिजिक्स का पहला टॉपिक है और ये बेसिक है, इसका एप्लीकेशंस आएगा। आईआईटी जेई में बहुत बहुत कम चांस है कि कोई डायरेक्ट सिर्फ वेक्टर पे सवाल हो, बट जेई मेन में ऐसे एक दो बार आए हैं कि सिर्फ वेक्टर पे सवाल आए। सो इसका एप्लीकेशंस फिर से मैं कर रहा हूं कि इसके दूसरे टॉपिक्स में इसके एप्लीकेशंस है, किसी भी टॉपिक्स में इसका आएगा। तो इसको हम लोग मैथमेटिकल टूल के अंदर ही रख लेते हैं कि हमें इसकी जरूरत पड़ती है। बट सोचो ये है वेक्टर से रिलेटेड, वेक्टर का फील्ड यहां से आना, सॉरी ये फिजिक्स से रिलेटेड है। वेक्टर का फील्ड, वेक्टर में फिजिक्स का फील्ड तुम्हें मिलेगा। तो कहो कि हम लोग फिजिक्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअल फिजिक्स, जो फिजिक्स जहां पे इंटरेस्ट बच्चों को जगना शुरू होता है वो होता है तुम्हें न्यूटन्स लॉ से जब हम लोग पढ़ेंगे तब एक्चुअली लगता है कि हाँ ये फिजिक्स है, कुछ नया पढ़ रहे हैं, एंड देन तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें आएगा। फिर मैथ के प्रति जो इंक्लिनेशन है वो थोड़ा सा फिजिक्स के प्रति ज्यादा बढ़ जाएगा। और मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है जो जेई क्वालिफाई होते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चों का जो होता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जो मतलब उसको पसंद करते हैं, वो फिजिक्स होता है बच्चों, फिजिक्स मैथ। एंड बहुत कम बच्चे होते हैं जो केमिस्ट्री पसंद करते हैं। बट तुम लोगों को ये बता दूं कि केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, तो केमिस्ट्री को कम ध्यान देना ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बच्चों वेक्टर में हमें पढ़ना क्या है ये पहले डिस्कस करते हैं। फिजिक्स में बहुत सारे टर्म्स आते हैं, बहुत सारे नाम तुम लोग सुने होंगे, फोर्स, वेलोसिटी, मास, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, बहुत सारे टर्म्स तुमने नाम सुना होगा, है ना। टाइम, दिस ऑल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये वेक्टर क्या है पहले मैं ये समझाता हूं, क्यों वेक्टर पढ़ना है हमें ये समझाऊंगा, और फिर हम लोग क्या करना है इस चैप्टर में वो डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स में बहुत सारे टर्म्स आएंगे, उसको कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चों ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड अटैच्ड है। जैसे अगर मैं मास कहूं तो उसका एक मैग्नीट्यूड है 2 kg, 3 kg काइंड ऑफ थिंग। बट कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसमें एक डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होता है। जैसे मैं कहूं कि वेलोसिटी, तो अगर कोई आदमी जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो हो सकता है वो ईस्ट के डायरेक्शन जा रहा हो सकता है ये वेस्ट के डायरेक्शन में जा रहा हो सकता है वेस्ट और नॉर्थ के बीच में से जा रहा है ना। तो उसमें एक डायरेक्शन भी है, कुछ बताना पड़ेगा डायरेक्शंस के बारे में भी। सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे तो वो उसको कंप्लीटली उस टर्म को नहीं बताएंगे। तो मैं एक एग्जांपल लूंगा अभी। तो बच्चों दो टाइप का फिजिकल क्वांटिटीज है। एक को हम लोग कहेंगे कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उसमें कोई डायरेक्शन काइंड ऑफ थिंग नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन एसोसिएटेड है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इतना डेफिनेशन तो सबको आता है। तो उस फिजिकल क्वांटिटी में क्या होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगा, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, डायरेक्शंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे डायरेक्शन अटैच्ड है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज बच्चों में कहूं कि एक ब्लॉक है और इस पे कहो कि जाओ बच्चों 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ। 10, 15, 20 बच्चे हैं और मैंने सिंपली तुम लोगों को इंस्ट्रक्ट किया कि गो एंड अप्लाई ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ऑन दिस ब्लॉक। ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। Some student will go and apply force of 10 Newton in this direction.
कोई दूसरा बच्चा उसी ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा 10 न्यूटन का इधर, कोई तीसरा बच्चा उसी ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा 10 न्यूटन का इधर किसी एंगल पे, कोई लगाएगा इधर। दैट मीन्स जिसको जो मन किया वैसा फोर्स लगाया और सबका रिजल्ट जो होगा, जो इंपैक्ट दिखेगा, जो इफेक्ट दिखेगा वो डिफरेंट दिखेगा। इस केस में ब्लॉक इधर एक्सटेंड कर रहा है, अगर ये सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है, किसी ने ऐसे लगाया, ब्लॉक मूव ही नहीं किया, बिकॉज हम और आ गए, दूसरे फैक्टर आ गए। इधर लगाया तो इधर मूव करेगा, इधर लगाया तो इधर मूव करेगा। दैट मीन्स मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि हमने सिर्फ कह दिया कि गो एंड अप्लाई फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। दैट मीन्स हमने इसको यूनिकली डिफाइन नहीं किया है, तभी अलग अलग बच्चों ने इस पे अलग डायरेक्शन फोर्स लगाया, अलग फोर्स लगाया, जिसके कारण रिजल्ट अलग आया। दैट मीन्स मुझे अगर इसको यूनिकली डिफाइन करना था तो मैं कहता कि गो अप्लाई अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन। तो सारे बच्चे आते, ईस्ट सपोर्ट इधर है तो सारे बच्चे 10 न्यूटन का फोर्स ईस्ट के डायरेक्शन में लगाते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी हम लोग वैसे फिजिकल क्वांटिटी को कहेंगे कि जिसको यूनिकली डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है और डायरेक्शन भी बताना पड़ता है ना। तो क्या लिखोगे बच्चों, यहां लिखो टू डिफाइन यूनिकली वी नीड magnitude as well as direction. सो वेक्टर में क्या लिखोगे, बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूं। वेक्टर वैसे फिजिकल क्वांटिटी को कहेंगे कि हमें उसको यूनिकली डिफाइन करना है, तो हमें मैग्नीट्यूड भी उसका बताना है और उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, अदरवाइज अलग अलग बच्चों ने अलग अलग फोर्स लगाया। दैट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसमें डायरेक्शन भी एसोसिएटेड है, बट स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं बच्चों, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसे अगर मैं कहूं कि एक मास है m = 5 kg, इसका मास 5 kg, इसमें कोई डायरेक्शन काइंड ऑफ थिंग नहीं है। अगर मैं कहूं बच्चों कि एक और मास है, एक और ब्लॉक है जिसका मास है 4 kg, और मैं सिंपल सा सवाल पूछूं तुमसे कि बच्चों इसका टोटल मास क्या है, तो किसी को डाउट नहीं होगा, बोलेगा सर टोटल मास इज, ये दोनों को मिला दिया तो वो हो गया 9 kg। बट अब सुनना, देखो तुम लोग स्मार्ट बच्चे हो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक ब्लॉक है बच्चों, इस पे एक आदमी ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और एक दूसरा स्टूडेंट ने इस पे 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऐसे लगाया, मैं कहूं कि ये दोनों का रिजल्ट क्या होगा। पीयूष अभी मैं कुछ पढ़ाया नहीं, बहुत ही सिंपल सा चीज बोला हूं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम लेट भी ज्वाइन किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अभी से देखना शुरू करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बच्चों सबका जवाब भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। कि हमने कहा कि एक 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक 4 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, मैं पूछूं कि ये दोनों का इंपैक्ट बताओ, नेट इफेक्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, कितने फोर्स के बराबर होगा ये, तो तुम सारे बच्चे सही सही आंसर बता रहे हो कि सर 1 न्यूटन का फोर्स होगा। तो 5 और 4 मिलके 1 हो गया, ये कैसे हो गया। अगर मैं पूछता इधर लगाओ 4 न्यूटन का
अब कहोगे इन दोनों का रिजल्ट 9 न्यूटन होगा, इतना समझ में आ रहा है, विधि ने बता दी 9 न्यूटन। लेकिन अगर मैं कहता कि फोर्स इधर लगाओ 4 न्यूटन का, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? अगर फोर्स इधर लगता तो क्या होता? सो बच्चों सुनना, दो तो तुम लोग अभी जवाब दे दिए कॉन्फिडेंटली, सारे बच्चों ने जवाब दिया, एक 5 इधर और 4 उधर, उसका आंसर दे दिया, 5 भी इधर 4 भी इधर, इसका भी आंसर दे दिया। लेकिन अगर ऐसे है, किसी एंगल पे है, सपोज 30 डिग्री पे है, तो रिजल्ट क्या होगा? क्या हर केस में रिजल्ट अलग हो रहा है? 5 और 4 दो ही फोर्स है मैग्नीट्यूड में, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? डिफरेंट हो रहा है। क्यों डिफरेंट हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। दैट मीन्स ये स्केलर एडिशन जो बहुत ही सिंपल है, जो फर्स्ट क्लास से तुमने सीखा 10th क्लास तक, वो यहां पे काम करेगा, यहां पे काम नहीं करेगा। यहां पे हमें कुछ सीखना होगा। कॉमन सेंस से तुमने 2 का जवाब दिया, बाकी केस में क्या होगा वही चीज हमें इसमें सीखना है। दैट मीन्स इस चैप्टर में बच्चों हमें उस टाइप के फिजिकल क्वांटिटी से डील करना है जिसमें डायरेक्शंस एसोसिएटेड है, जिसको हमने अभी वेक्टर कहा है। वेक्टर का ऑल द डेफिनेशन अभी तक नहीं दिया हूं पूरा, मतलब ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे ऐड करेंगे, हाउ वी विल सब्सट्रैक्ट, मतलब व्हाट आर द ऑपरेशन वी कैन डू ऑन दिस वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर पे जो तुमने किया जानते हो, मल्टीप्लिकेशन जानते हो, एडिशन जानते हो, सब्सट्रैक्शन जानते हो, डिवीजन जानते हो, वैसे ही वेक्टर क्वांटिटी में हाउ टू ऐड टू फोर्सेज, हाउ टू सब्सट्रैक्ट टू फोर्सेज, हाउ टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर क्वांटिटी, है ना? क्या डिविजन होता है दो वेक्टर क्वांटिटी का कि नहीं होता है? ऑल दोज थिंग्स ऑपरेशंस देखेंगे। क्योंकि हमें फिजिक्स में ऐसे क्वांटिटीज से डील करना है, तो हमें पहले उस क्वांटिटी को, ऑपरेशंस को हमें देखना पड़ेगा कि कैसे करते हैं। क्लियर? एम आई क्लियर बच्चों कि हमें क्यों पढ़ना है और क्या पढ़ना है? यस। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल दे तो अभी जस्ट मैंने लिया मास, टाइम। अगर वेक्टर क्वांटिटी में एक एग्जांपल्स ले जो तुम लोग सुने उसमें, तो अभी हमने लिया वेलोसिटी, फोर्स, और भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे। अर्थात ने कहा वेलोसिटी बहुत बढ़िया, तो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। टू डिफाइन यूनिकली we need magnitude as well as direction for the vector quantities, but this is not a complete definition. वेक्टर का 10th तक बच्चे सिर्फ ये याद करते हैं कि मैग्नीट्यूड है, उसका डायरेक्शन होगा, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहेंगे। सो दिस इज नॉट कंप्लीट डेफिनेशन, वी विल कम टू दैट पॉइंट। So, बच्चों एकदम बेसिक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वेक्टर में बहुत छोटी छोटी बातों को भी हम मेंशन करते हैं। तो सबसे पहला तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो हेडिंग डालो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। बच्चों कोई भी टर्म्स जैसे होता है फिजिक्स में, जैसे अभी हमने लिखा फोर्स, तो फोर्स को लिखने के लिए हमने एफ लिखा, लेकिन ये मुझे बताना कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मींस इससे एक डायरेक्शन भी एसोसिएटेड है, तो उसके लिए हम कन्वेंशन ये है कि एरो पुट कर देते हैं। ये अगर हेड पे एरो पुट कर दिया तो ये बताता है कि इस फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक डायरेक्शन भी एसोसिएटेड है। डायरेक्शन कौन सा है ये नहीं बताता है।
अगर तुम कहोगे सर ऐसे पुट किया इसका मतलब ये डायरेक्शन है, दैट्स रॉन्ग। मतलब अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है तो हम ऐसे लिखेंगे। इस पे अगर मान लो ये डायरेक्शन इधर भी है तो वी कांट पुट लाइक दिस, ये लिखना गलत है। तो ये सिंबल सिर्फ ये बताता है कि इसके पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है ये नहीं बताता है। ओके, और इस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हाउ टू रिप्रेजेंट बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो फॉर मैग्नीट्यूड we used to write वेक्टर f और उसका ऐसे देते हैं, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस। मॉडुलस शॉर्ट में सिंपली मॉड ऑफ f लिखते हैं। सो दिस रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। यस, देवेश व्यास ने भी आंसर दिया। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना वो लेजी होते हैं, इतना लिखने में बड़ा उनको कंटाल जाता है कि यार क्या इतना सारा लिखूं। तो उनके लिए, जो लेजी बच्चे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। सिंपली अगर एफ लिख दिया तो भी काम चल जाएगा, मैं मान लूंगा कि बच्चा को समझ में आ रहा है। सो अगर मान लो कोई ए वेक्टर है तो इसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइदर ये लिखो और सिंपली ए लिखो। ओके, इफ यू रीड सम फॉरेन ऑथर्स बुक तो उस केस में वो लोग कभी कभी कन्वेंशन ये लेते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हमने एरो पुट किया, एरो पुट करने में मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखने में बड़ा टफ होता है टाइपिंग में। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे ये ए है इसको बोल्ड कर देते हैं। अगर तुम कभी टाइप कियोगे ए लिखो और उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल बी मार दो, वो बोल्ड दिखता है। तो अगर ये बोल्ड में है फॉरेन ऑथर्स के बुक में, बहुत सारे बुक में, इसका मतलब ये वेक्टर है, और नॉर्मल फॉन्ट में है तो उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। दीज आर कन्वेंशंस होता है। बच्चों ये बात हो गई हम सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को। अब कहोगे सर इससे डायरेक्शंस तो पता नहीं चलता है, तो टू शो यू द डायरेक्शंस, कि डायरेक्शंस क्या है ये भी बताना, मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके लिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सुनना कि हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। वी ड्रॉ स्ट्रेट लाइन फॉलोड बाय एन एरो। तो ये स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ है वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, और डायरेक्शन ऑफ एरो टेल अस अबाउट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। एरो का देखो, सो अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया बच्चों तो लेंथ रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, लेंथ रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड and direction of arrow represents direction. बच्चों यहां तक लिख लो। इस पॉइंट को टेल बोलते हैं बच्चों, इस पॉइंट को हेड बोलते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे कहें कि सर मुझे ना इस डायरेक्शन का वेक्टर दिखाना है, तो सर्टेनली वी शुड ड्रॉ द लाइन इन दिस वे। वेक्टर का डायरेक्शन ये है तो वी विल पुट एरो इन दिस वे। कोई कहेगा सर वेक्टर इधर है तो क्या मैं एरो ऐसे पुट करूं क्या? नहीं, ऐसे नहीं पुट करते, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ही पुट करेंगे। अगर मान लो डायरेक्शंस इधर है, इधर, तो यहां नहीं पुट करेंगे, इधर पुट करेंगे। इतनी छोटी छोटी बात मैं बता रहा हूं बच्चों। बच्चों अगर सपोज ये वेक्टर है, दिस इज ए, दिस इज बी, और वेक्टर पे एरो ऐसे है, तो इसको मैं बोलूंगा बच्चों, ऐसे भी लिखते हैं ए बी वेक्टर।
यहां से यहां गया, दिस इज कॉल्ड ए बी, ए से बी के डायरेक्शन में। सपोज बच्चों यहां पे ऐसा वेक्टर, ये पॉइंट सपोज ये सी है, ये पॉइंट डी है, डायरेक्शन ऐसे है बच्चों, इसको क्या लिखेंगे, मैं किसी से पूछता हूं, अंकित सिंह, इस वेक्टर को क्या लिखें? हम लोग डिस्कस करें इक्वल वेक्टर्स, तो क्या दो वेक्टर्स कब इक्वल होगा ये हमें बताना है। तो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया ए और बी इक्वल नहीं है, बिकॉज मैग्नीट्यूड भी लेंथ भी देखो अलग है, डायरेक्शन भी अलग है। लेट्स कंसीडर ए एंड सी, और मैंने ये लेंथ इंटेंशनली इक्वल ड्रॉ किया है, और उस इंफॉर्मेशन को हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, ऐसे लिखेंगे। तो क्या हम ए इक्वल टू सी कह सकते हैं? कहोगे सर नहीं कह सकते हैं, दिस टू आर नॉट इक्वल। व्हाई? मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बट डायरेक्शन इज डिफरेंट, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम क्या इंफॉर्मेशन लिखेंगे बच्चों? टू वेक्टर्स will be equal only if their magnitude as well as direction both are same. I hope कि क्लियर है कि दो वेक्टर्स को इक्वल करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस दोनों सेम होना चाहिए। तो इतना लिख लो अपने नोटबुक में। सो बच्चों हमने अभी इक्वल वेक्टर का कॉन्सेप्ट देखा। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, दो वेक्टर में ड्रॉ कर रहा हूं, एक वेक्टर ये ए, एक वेक्टर ये बी। देखना मैंने दोनों का लेंथ इक्वल ड्रॉ किया है, और एक तीसरा वेक्टर भी ड्रॉ कर रहा हूं। लेट्स ये वेक्टर ले रहा हूं सपोज सी। सो इस पर्टिकुलर ड्राइंग में मैंने ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ और इसका लेंथ, तीनों का लेंथ इक्वल लिया है, एंड डायरेक्शन आर आल्सो सेम। सो हमने दिया है ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड। तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी? इज इट करेक्ट? यस, बिकॉज डायरेक्शन आर सेम। कह सकते हैं। तुम कहोगे कि सर ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर है दैट मीन्स ये वेक्टर ए था, एक सवाल आया है कि अग्नेश का कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज अ स्केलर। यस, मैग्नीट्यूड का मतलब स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड से। ओके, चलो हम लोग बात करते हैं। ए वेक्टर था, हमने कहा ए इक्वल टू बी, मतलब इसी वेक्टर को अगर हम क्या करते हैं, इसको ऐसे शिफ्ट कर देते हैं, ऐसे पैरेलली, इसी को थोड़ा मूव करा दिए विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, शिफ्टेड पैरेलली, तो कहोगे कि ये दोनों तो इक्वल है। सो वी कैन कंक्लूड दैट कि इफ ए वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलली then the vector will not change. A equal to C वेक्टर तुमने कहा, मतलब इस वेक्टर को मैंने ऐसे पुश कर दिया, पुश इट लाइक दिस। थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज नहीं करना, इसी वेक्टर को पुश कर दिया,
वेक्टर विल नॉट चेंज, इसको पुल कर लिया ऐसे, वेक्टर विल नॉट चेंज, ऊपर लेके चला गया विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, वही वेक्टर कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं बच्चों कि अगर एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया है, पैरेलली शिफ्ट किया है, देन द वेक्टर विल नॉट चेंज। मतलब हम यहाँ पे वेक्टर को आगे पीछे ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर्स आर नॉट लोकलाइज्ड इन दिस टॉपिक, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के आगे के कुछ चैप्टर्स में फिर आएगा कि वेक्टर को शिफ्ट करने में कुछ दिक्कत आएगी, बट अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो ऑपरेशंस अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हैं। एम आई क्लियर बच्चों? तो यहां पे लिख लेंगे, हेडिंग डालोगे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। So vector will not change. लिख लो इसको। लैंग्वेज में अपने नोटबुक में लिख लो, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, बस एक बार सुन लो ये कहानी। लेकिन नोटबुक लिखना थोड़ा अच्छा रहता है, हैबिट भी बन जाएगा। थर्ड मैंने क्लियर कहा, पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं मतलब उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, ऐसे है तो ऐसे लाएंगे, ऐसे है तो ऐसे ले जाएंगे। वी आर नॉट डूइंग लाइक दिस। तो हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों कि अगर हम वेक्टर्स को रोटेट कर दिए, जैसा कि अथर्व ने पूछा हमसे, तो उसके बाद मैं मान लेता हूं एक वेक्टर है ए, और इसको क्या कर लिया बच्चों, मैंने थोड़ा रोटेट कर लिया। इसी वेक्टर को हमने क्या कर लिया, ऐसे ऐसे रोटेट कर लिया सम एंगल थीटा से। इफ ए वेक्टर इज रोटेटेड बाय some angle theta, if a vector is rotated by some angle theta, तो अभी जो वेक्टर हमें दूसरा वेक्टर जो मिलेगा रोटेट करने के बाद, वो अलग वेक्टर मिलेगा। ये a डैश वेक्टर नाम दे दिया, तो a डैश इज different from a vector, so we will get a different vector, and everyone is clear about that कि why different, वही वेक्टर को रोटेट किया, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो गया, इसलिए we will get new vector, different vector. That means a dash is not equal to a vector. However, although a dash का मैग्नीट्यूड और a का मैग्नीट्यूड सेम है, तो सारे बच्चे ये नोट डाउन करें। अब इसमें से कोई कहेगा सर आपने कहा कि डिफरेंट मिलेगा, मान लो अनिकेत ने कहा कि सर अगर इसको मैंने ना रोटेट किया, ऐसे रोटेट करते गया रोटेट करते गया रोटेट करते गया और 360 डिग्री घुमा दिया,
जो आपने थीटा लिखा ना, थीटा का वैल्यू क्या कर दिया 360 डिग्री। या इसी को कुछ बच्चे नए होंगे एक दो, तो उनको शायद नहीं समझ में आया, दिस इज कॉल्ड 2 पाई रेडियन। जो बच्चे नए हैं मैंने सबको लिंक भेजा है। लक्ष्मी तुझे भी लिंक भेजा है, कल रात में पहला लेक्चर में देखोगे। दिस इज कॉल्ड 2 पाई रेडियन। फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लेना आज। 360 से रोटेट किया या 2 पाई रेडियन से रोटेट किया, तो बच्चों देखो हमारा वही रह गया, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। तो जो हमने लिखा कि इफ थीटा से रोटेट किया देन वी विल गेट डिफरेंट वेक्टर, बट इसमें कुछ स्पेशल केस आ जाएगा। कहेंगे कि इफ थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, या किसी ने कहा सर 720 से मैं रोटेट करता हूं, मतलब 2 इंटू 360 या 3 इंटू 360, n इंटू 360 से अगर रोटेट किया बच्चों, उसी को रेडियन में लिखेंगे 2 and pi, where n is any integer, then vector will not change. I hope कि सबको क्लियर है। What is n here? N is integer. If a vector is rotated by 360 or 2 into 360, yeah, n into 360, then the vector will remain same, it will not change. Otherwise, it will change. So हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमने वेक्टर को 180 से रोटेट किया तो एक नया वेक्टर मिला, बट तुम इसमें कुछ कमेंट करोगे कि इस वेक्टर का डायरेक्शन पहले वाले वेक्टर के जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है, उल्टा है एकदम से। तो हम कह सकते हैं कि ये a डैश जो है वो a का अपोजिट वेक्टर है। a डैश इज अपोजिट वेक्टर ऑफ a। 180 से रोटेट किए तो अपोजिट वेक्टर मिलेगा। दैट मींस a डैश को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखते हैं माइनस a वेक्टर। a डैश को हम लिख सकते हैं माइनस a वेक्टर। सो अपोजिट वेक्टर कब मिलेगा, कितने रोटेशंस पे, थीटा इज इक्वल टू पाई। कोई कह सकता है सर 3 पाई ले लेते हैं। पाई का मतलब बच्चों 180, 2 पाई का मतलब 360, 3 पाई का मतलब ये ऐसे गया, एक फुल रोटेशन किया और फिर और किया, या 5 पाई हो, या सिंपली मैं कहूं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो। देखो ऑड नंबर लिखने का तरीका ये है, 2n plus 1 पाई, 2n plus 1, दिस इज ऑड नंबर, जहां पे n क्या है, इंटीजर है। तो अगर थीटा ये है देन वी विल गेट अपोजिट वेक्टर बच्चों। सो हेडिंग डालो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो बच्चों एक वेक्टर ये है a, और ये एक वेक्टर है b। दोनों के टेल को एक साथ रखे, और ये डायरेक्शन से दो डायरेक्शंस के बीच का ये एंगल दिख रहा है थीटा। इसी थीटा को हम बोलते हैं ए और बी के बीच का एंगल। बच्चों ये है सपोज सी, ये है डी, दोनों के टेल को एक साथ रखे, ये एक एंगल बन रहा है फाई सपोज। तो इस फाई को कहेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन।
कोई बच्चा यहाँ डाउट पूछ सकता है कि सर ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन के बीच में आप ऐसे बोलो, ये भी तो एंगल है ना? तो मैं कहूंगा यहां भी था, ये भी एंगल है, ये भी एक एंगल है। बच्चों दो डायरेक्शंस के बीच में हमेशा दो एंगल आएगा। एक एंगल जो होगा वो 180 से छोटा होगा। हमेशा दो डायरेक्शंस के बीच में दो एंगल होगा, एक ये एक ये। एक 180 से छोटा होगा, एक 180 से बड़ा होगा। सो कन्वेंशन इज कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर उसको कहेंगे जो लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री है। ग्रेटर वाले को एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं कहेंगे। दिस इज द कन्वेंशन वी शुड फॉलो। सो दिस इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये नहीं है। हालांकि मान लो कि एक कोई वेक्टर है ए, नाम दे दिया ई, ये है सपोज एफ, और ये है सपोज 120 डिग्री। ये अगर 120 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? शायद क्लियर, 240। तो अगर मैं पूछूं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या है, तो कहोगे कि 120 इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। बट मैं किसी को ये नहीं रोक सकता, कोई ऐसे बोल सकता है कि ई वेक्टर से एफ वेक्टर 220 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, वो एक्सप्लेन कर दिया कि इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 220 डिग्री एंगल बना रहा है, देन इट्स ओके। क्या कहेगा? ई वेक्टर से एफ वेक्टर 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिख लेना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और अभी हमने देखा कि अगर हमने अभी जो देख रहा हूं उसमें जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल देख रहा हूं, सारे बच्चे देखना सुनना, दोनों के टेल को एक साथ रखा और देख रहा हूं कि कितना एंगल है। अगर कोई वेक्टर मान लो ये जी वेक्टर है और ये सपोज एच वेक्टर है, तो इसके बीच का एंगल अगर बताना कि कौन सा एंगल होगा बच्चों, देखो इसका हेड पे दूसरे का टेल है, दोनों का टेल कोइंसाइड नहीं किया है, मुझे एंगल डिसाइड करना है। क्या करूंगा? इसको पुश कर दो, पुश कर दो इधर। क्यों पुश करें? कि दोनों का टेल एक साथ आ जाए। या इसको उठा करके इधर रख दो, या इसको पुश कर दो। तो अगर तूने ऐसे पुश कर दिया तो देखो दोनों का टेल कोइंसाइड कर गया, और दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये एंगल नहीं है। तो एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन बच्चों, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज 60 डिग्री। पहला सवाल पूछ रहा हूं वेक्टर में, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। सारे बच्चे सही जवाब देना चाहिए, सारे बच्चों को। तो हमने ये दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछा। अभी इसके हेड पे दूसरे का टेल है, दोनों का टेल कोइंसाइड नहीं किया है, तो हमने कहा इसको ऐसे पुश कर दो, एंड देन यू कैन सी ये डायरेक्शन के बीच में स्मॉलर एंगल यही वाला है। ये एंगल ये है कितना? 180 माइनस 60। तो 60 डिग्री जो आंसर है दैट इज रॉन्ग। दो वेक्टर के बीच में एंगल अभी जो है 120 डिग्री। तो पहला सवाल आज हमने। तो बच्चों
अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने बस रिप्रेजेंटेशन देखा, कैसे लिखते हैं, कैसे दिखाते हैं, क्या एंगल होता है दो वेक्टर के बीच में, हेड किसको कहते हैं, टेल किसको कहते हैं। एक्चुअली में मैक्सिमम टीचर्स ये सब इतना डिटेल में बताते ही नहीं है, शायद जरूरत भी नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। कभी कभी कुछ बच्चे डाउट पूछते हैं, सर ऐसा क्यों है। कभी एक आध सवाल मैं बताऊंगा कि ये एंगल बताना मेरे लिए क्यों जरूरत है। मैं अपने तरीके से वेबसाइट की एवरीथिंग मैंने मेंशन कर दिया। अब हम आते हैं पहला ऑपरेशन। अब हमें रिप्रेजेंटेशन ये सब हो गया काम। फर्स्ट ऑपरेशन ऑन वेक्टर। तो कोई बच्चा, बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे टीचर जो स्टार्ट करते हैं वो एडिशन से स्टार्ट करते हैं, बट मैं स्टार्ट करता हूं मल्टीप्लीकेशन से। लिखो, फर्स्ट ऑपरेशन पढ़ रहे बच्चों। multiplication of a vector by a scalar quantity तो ये डिफाइन करूंगा क्या होता है। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन नहीं मैं पढ़ा रहा हूं, एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर क्वांटिटी से। तो बच्चों ये वेक्टर ए है, मैं ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 2 इज ए स्केलर, 3 इज ए स्केलर। 2 से मल्टीप्लाई किया इस वेक्टर को, सो वी रिप्रेजेंट लाइक दिस 2a। किसी को मन किया सर ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 इंटू ए? नहीं, दिस इज नॉट कन्वेंशन। कन्वेंशन ऐसा लिखने का नहीं है। कोई कहेगा कि सर क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, जैसे 3 इंटू 2 लिखते थे तो ऐसे लिखते हो ना, कभी कभी 3 इंटू 2 ऐसे भी लिखते हो। ना ऐसे लिख सकते हैं, ना ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे दैट मींस यहाँ पे हमने कोई सिंबल नहीं दिया। क्यों 2a? कहोगे सर ये है क्या, ये क्या बताता है? दिस इज अ वेक्टर। ए के डायरेक्शन में एक वेक्टर है, ए के डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड से ट्वाइस है। सो दिस रिप्रेजेंट ए वेक्टर of magnitude 2 times that of A. This is a vector of magnitude 2 times that of A and in the same direction as A. अगर इसको रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। बहुत प्यार से समझाया। पहला इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो रहा है, इसको समझ लो। सो हमारे लेक्चर्स में वो सारा चीज इंक्लूडेड होगा। आगे जैसे जैसे सिलेबस प्रोसीड होगा, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स, कहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं, क्या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होता है बच्चों से, तो वो सारा चीज मैं यहाँ क्लियर करता हूँ। हालांकि फिर भी तुम वो पूछोगे, बट मैं दिखाऊंगा, देखो मैंने ये बताया था। और तुम सीनियर बच्चों से पूछोगे, कोई सवाल मुझसे पूछता है तो हम हमेशा बच्चों को ये बोलते हैं देखो मैंने ये पढ़ाया था। कोई भी सवाल हो तो हमारा जो लेक्चर्स होता है वो बहुत वास्ट होता है, हर कॉन्सेप्ट हर वैरायटी इंक्लूड होता है। और तुमने इंटीग्रेशन में देखा होगा, इंटीग्रेशन बहुत छोटी सी चीज जो हमें पढ़ानी थी, बहुत कम पढ़ाना था, लेकिन उसमें भी हमने बहुत सारे वैरायटीज इंक्लूड किए कि तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो। सो बच्चों बहुत छोटा सा चीज हमने बताया कि 2a। अब अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज 3a, देयर विल बी नो डाउट
अगर मैं किसी से पूछूं कि व्हाट इज -4a, क्या कोई कमेंट कर सकता है -4a? हमने निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो लोग ब्रिलियंट बच्चों यार, इजीली कर लोगे कि सर दिस इज अ वेक्टर whose magnitude is 4 times the magnitude of a, -4 times नहीं बोलेंगे क्योंकि magnitude is always positive, magnitude is always positive, but विधि ने बहुत सही आंसर बताए और थर्म ने भी बताया कि डायरेक्शन उसका अपोजिट होगा, अनिकेत ने भी बताया। So this is a vector whose direction is just opposite to A and magnitude is 4 times. अब मैं किसी से पूछूं कि चलो बच्चों A है, what about this? तुम कहोगे सर A वेक्टर को हाफ से मल्टीप्लाई किया, दिस इज A, ये इतना बड़ा लेंथ है A, तो मैं कहूंगा ये क्या होगा, ये अगर डायग्राम ड्रॉ करूं तो इसका हाफ, कहूंगा दिस इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो A का मैग्नीट्यूड का हाफ, A के मैग्नीट्यूड का हाफ। कोई कहेगा कि सर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। इसको मैंने कहा कि ए वेक्टर को हाफ से मल्टीप्लाई किया और अनिकेत बोलेगा कि सर ए वेक्टर को 2 से डिवाइड किया, द टू आर सेम थिंग। तो अभी हमने क्या देख लिया बच्चों, एक वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर क्वांटिटी, तो हमने साथ में ये भी सीख लिया एक वेक्टर का डिवीजन बाय स्केलर क्वांटिटी, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। अगर ए वेक्टर को 2 से डिवाइड किया, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो मल्टीप्लिकेशन में हमने डिविजन्स भी पढ़ लिया, द टू आर नॉट डिफरेंट। अब मैं बताता हूं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी, इक्वल लिख रहा हूं इसका मैग्नीट्यूड, इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस वेक्टर का। एक वेक्टर को 3 से डिवाइड किया था, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, व्हाट विल इट्स मैग्नीट्यूड, का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय जिससे डिवाइड किया, दैट इज इक्वल टू 1। सो बच्चों पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं कि एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड अगर कर दिए तो ये एक वेक्टर है मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होगा, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट है, तुम्हें पता है यूनिटरी मेथड जो तुमने पढ़ा होगा 10th में, बड़ा इंपॉर्टेंट था बच्चों, यूनिटरी मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट था और तुम लोग निकालते थे, बड़ा जरूरी होता था। यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा स्पेशल है, थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, स्पेशल थोड़ा भाव देना पड़ेगा मुझे, तुम लोगों को भी। इसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, इसका स्पेशल नोटेशन दे देते हैं। तो यूनिट वेक्टर हैज अ स्पेशल नोटेशन, एरो के जगह पे कैप पुट करते हैं, एक टोपी पहना देते हैं। सो बच्चों अगर किसी भी लेटर पे कैप दिया हुआ है तो वो एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
जैसे अगर मैं कहूं कि आई कैप, तो तुम कह दोगे कि ये एक वेक्टर है, इसका कोई डायरेक्शन है बट इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अगर मैं कह दूं एन कैप, कहोगे इसका कोई भी एक डायरेक्शन होगा बट ये एक यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। सो कैप इज अ स्पेशल नोटेशन फॉर यूनिट वेक्टर। अगर कैप दिया हुआ है तो वो यूनिट वेक्टर है। हालांकि जरूरी नहीं है, कोई कह दे ए, ऐसे बोल दे कि ए इज ए यूनिट वेक्टर, लिख दिया तो दे सकता है ऐसे नाम, ऐसे लिख सकता है। बट अगर ये यूनिट है तो उसको लिखना पड़ेगा कि ए इज ए यूनिट वेक्टर। बट अगर ऐसे लिख दिया तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ये यूनिट वेक्टर, ऑलरेडी एज्यूम्ड है। एम आई क्लियर बच्चों? सो अब मैं कह रहा हूं कि मैंने शुरुआत में बोला था कि बच्चों वेक्टर में, शायद नहीं बोला था, अभी बोल देता हूं, वेक्टर में पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज, बट कुछ पॉइंट्स में कहूंगा कि ये फोकस करो, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी मेन जरूरत पड़ेगी, उसको अच्छे से ध्यान देना। तो पहला पॉइंट कि हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर इन एनी डायरेक्शन या इन ए डायरेक्शन ऑफ सम वेक्टर ए। तो अभी पूरा नहीं समझ में आएगा बट ये लैंग्वेज समझना। ए के वेक्टर में, या सपोज एक वेक्टर है बी, बी के वेक्टर में जब कभी कहूं कि एक यूनिट वेक्टर लिखो तो बी डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। बट अभी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, बी लिखते कैसे हैं, वो बहुत मुश्किल है, अभी समझना अभी आया ही नहीं है। लेकिन जैसे भी लिखेंगे बी, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो ये एक यूनिट वेक्टर हो गया। अब मैं बच्चों पूछूं कि बी वेक्टर के डायरेक्शन में 5 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर लिखो, 5 मैग्नीट्यूड का। राइट ए वेक्टर, राइट ए वेक्टर of magnitude 5 in the direction of B। तो क्या लिखोगे बच्चों? कुछ बच्चे लिख देते हैं 5B, दैट इज रॉन्ग। मैक्सिमम बच्चे यही लिखते हैं। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज B का मैग्नीट्यूड का 5 टाइम्स ही है और B का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड 5 नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड 5B है। तो क्या करोगे, 5 मैग्नीट्यूड का चाहिए तो 5 मल्टीप्लाई करोगे किसमें, B कैप में। बी कैप यूनिट वेक्टर है बी के डायरेक्शन में, तो बी कैप में 5 मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5। अगर बच्चों मैं कहीं लिख दूं 3i कैप, और अगर मैं पूछूं कि बता इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, आप सारे बच्चे बता सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3। अगर मैं लिख दूं 5j कैप, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, 5। सब लोग सही सही जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो आज हमने क्या सीखा, अभी जो इंपॉर्टेंट है जिस पे फोकस करने के लिए कर रहा हूं बच्चों, कि किसी भी वेक्टर c मान लो है, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है तो c डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर मैं कहूं कि उस डायरेक्शन में 10 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर लिखो, तो कहोगे पहले लिखोगे c कैप और 10 से मल्टीप्लाई कर दो। और मैं बता रहा हूं, मैं डांट लगाऊंगा। अगर मैं कहूंगा c के डायरेक्शन में 10 मैग्नीट्यूड का वेक्टर लिखो, तो 10c वेक्टर जो लिखेगा उसको डांट लगेगी। मैं बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से समझाया हूं। चलो बच्चों,
तो बच्चों वेक्टर का एडिशन चूंकि वेक्टर में एक डायरेक्शन एसोसिएटेड है, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैं समझाता हूं कि बच्चों सपोज तुम अभी यहाँ पे अपने घर पे हो, जनरली मैं हमेशा यही एग्जांपल लेता हूं, और एक तुम्हारे फ्रेंड का घर यहाँ पे है 100 मीटर दूर, और ये पूरा रोड खुला हुआ है, सब पूरा ओपन ग्राउंड है सोचो, और तुम यहां से अपने फ्रेंड के घर चले गए, तो तुमने एक डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म किया है, और ये सपोज हमने एग्जांपल के लिए कहा कि ये 100 मीटर है, तो 100 मीटर तुमने चला ईस्ट के डायरेक्शन में। फिर इस दोस्त से मिलने के बाद एक दूसरा दोस्त है जिसका घर यहाँ पे है, और फिर इस डायरेक्शन में तुमने चल लिया, सपोज ये भी कुछ डिस्टेंस है, सपोज 150 मीटर है। So you have performed two displacement, one along this direction 100 meter, another along this direction. और जब तुम यहां पे हो तब तुम्हारे छोटे भाई का कॉल आया, भैया कहाँ हो, मुझे भी आना है खेलने। तो तुम कहोगे कि मैं यहाँ पे हूं, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे नहीं जाएगा, वो चला जाएगा सीधे, कहेगा यहाँ पे जल्दी पहुंचना है तुम्हारे पास, उसने ऐसे चला गया। अब बच्चों मम्मी का कॉल आया दोनों को, बेटा कहाँ हो, क्या कहोगे तुम, दोनों यही, दोनों एक ही साथ हो, मतलब दोनों एक ही साथ हो, दोनों का रिजल्टेंट एक ही है, यहां से चले यहां पे पहुंच गए थे, लेकिन तुमने ये परफॉर्म किया और इसने ये परफॉर्म किया, दैट मींस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। समझ में आया कि तुम्हारा ये, मान लो अब इसी को हम वेक्टर से कहते हैं कि ये पहला है ए वेक्टर फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है बी वेक्टर, तुमने जो दो परफॉर्म किया, तुम्हारा छोटा भाई स्मार्ट निकला, एक में ही काम कर दिया, ये मान लो इसको लिखते हैं आर, तो कह सकते हैं ए प्लस बी इज सेम एज आर, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर, इसका रिजल्ट यही है। सो दिस इज द बेसिस ऑफ एडिशन बच्चों, दो वेक्टर, एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, और फर्स्ट के हेड पे सेकंड का टेल रखा हुआ है, दो वेक्टर हमने लिखा, फर्स्ट के हेड पे सेकंड का टेल रखा हुआ है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला दो, दिस इज द रिजल्टेंट। और बच्चों ये ट्रायंगल बन गया, एक दो, ये दो साइड है ट्रायंगल का, तो रिजल्टेंट ये तीसरा साइड हो गया, बट यू हैव टू सी द ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चों वेक्टर इसी मेथड से ऐड होता है, या आप ऐसे बोले बच्चों कि जो फिजिकल क्वांटिटी एडिशंस के लिए इस रूल को फॉलो करे, प्राप्ति तुम्हारा आंसर गलत था, 250 इज नॉट द आंसर। चलो मैंने कहा कि जो फिजिकल क्वांटिटी इस मेथड से ऐड हो, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों वेक्टर का कंप्लीट डेफिनेशन में बता रहा हूं, पहला इसका मैग्नीट्यूड तो होगा, दूसरा इट शुड हैव डायरेक्शन, एंड तीसरा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, it follows
triangle rule of vector addition या simply addition. कोई फिजिकल क्वांटिटी को कब कहेंगे वेक्टर? A physical quantity will be called vector quantity if it will have magnitude, direction as well as it follows triangle rule of vector addition. इसी रूल से वो एडिशन होना चाहिए उसका. Am I clear? This is complete definition. अजिंक्य अजिंक्य अपना बॉडी वॉडी दिखा लेते हो सबको? चलो अंकित भारद्वाज, नहीं समझ में आया तुम्हारा क्या सवाल है? इट इज अ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन. नहीं क्लियर हुआ क्या पूछना चाह रहे हो? सो मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग ऑन ही है. वेक्टर होने के लिए बच्चों मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और मोस्ट इंपोर्टेंटली इट शुड फॉलो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन. अब मैं एग्जांपल देता हूं. करंट, अगर मैं बच्चों कहूं एक बार में करंट I1 इक्वल टू आ रहा है 5 एम्पियर, दूसरे में करंट आ रहा है सपोज I2 इक्वल टू 3 एम्पियर और दोनों बार ज्वाइन होके तीसरा बार में चला गया करंट. अगर मैं पूछूं इसमें कि व्हाट इज करंट इन दिस वायर, व्हाट इज करंट इन दिस वायर, तो मुझे लगता है कि सारे बच्चे, देखो विधि ने तो बहुत पहले जवाब दे दी 8 एम्पियर. क्या विधि तुमने ये सोचा कि ये दोनों के बीच में कितना एंगल है? नहीं सोचा. प्राप्ति आई और इसको क्या की, ये वायर को थोड़ा ऐसे कर दी, है ना. सोचो इंसुलेटेड है तो हाथ से छुए करंट लग जाएगा. तो इसको अगर वायर को अगर ऐसे कर दिया होता तो क्या हमारा आंसर चेंज हो जाता? तब भी 8 एम्पियर आता. मतलब इसको मिला करके जो रिजल्टेंट बोल रहे हैं बच्चों, वो तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा कि ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन के बीच में एंगल क्या है. वो हर केस में 8 एम्पियर ही आंसर आएगा. मतलब करंट के पास मैग्नीट्यूड है, जैसे मैग्नीट्यूड का मतलब 5 एम्पियर, इसका एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन फ्लो कर रहा करंट, डायरेक्शन है, बट इसका एडिशन स्केलर एडिशन जैसा होता है. इसका एडिशन इस पे डिपेंड नहीं करता है, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन पे नहीं आ रहा है. इसलिए अथर बादे अगर मान लो ऐसे एक बार गया, ऐसे एक बार गया, तीसरा बार ऐसे चला गया, क्या फर्क पड़ता है? ये 5 ये 3, इसमें 8 एम्पियर ही होगा करंट. तो बच्चों तुमने क्या देखा, करंट का एडिशन इस रूल से नहीं होता है, वो तो स्केलर एडिशन होता है. इसलिए करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी इवन इट हैज डायरेक्शन. तो सारे बच्चे नोटबुक में लिख लेंगे, करंट इज नॉट ए वेक्टर. दो वेक्टर्स को ऐड करना, फर्स्ट के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल है. तो ट्रायंगल रूल क्या कहता है कि फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला दो. दिस इज रिजल्टेंट R1 वेक्टर. अगर मैं कहूं कि लेट्स दिस इज C वेक्टर बच्चों एंड दिस इज D वेक्टर, इफ आई आस्क यू टू शो द रिजल्टेंट वेक्टर, कैसा होगा? C वेक्टर प्लस D वेक्टर, लेट्स की R2 कहे तो R2 वेक्टर मुझे दिखाओ.
सारे बच्चे अपने नोटबुक में दिखाएं। क्या करोगे, मैंने क्या कहा, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला दिया, यही हो गया R2 वेक्टर। लेट्स दिस इज E वेक्टर, दिस इज F वेक्टर। ऐसे ही जितना मैं ड्रॉ कर रहा हूं तुम भी हैंड फ्री हो, ऐसे ड्रॉ करना है। E एरो, F एरो ऐसे डाला, E प्लस F, दिखाओ क्या करेंगे, साथ साथ तुम भी ड्रॉ करो। E से F देखना, यहाँ पे एरो यहाँ पुट करेंगे, ये हो गया E प्लस F वेक्टर। लेट्स दिस इज R3। थोड़ा सा पेज, एक पेज बर्बाद करो, एकदम पूरा ड्रॉ करो, हैंड फ्री हो जाओगे कैसे ड्रॉ करना है। फ्रीली ड्रॉ कर पाओगे, ऐसे लिखा, ऐसे लिखाओ। फिर बाद में कहते हैं सर ये कैसे हो गया, ये कैसे करें, इसलिए मैं इतना प्रैक्टिस क्लास में ही कराता हूं। बच्चों मुझे ये दिखाओ, दिस इज A एंड दिस इज B, इसका एडिशन दिखाओ कैसे लिखेंगे। और कुछ बच्चों ने गौर किया होगा कि अभी दोनों का टेल साथ में है, सॉरी दोनों का हेड साथ में है। हाउ विल यू शो द A प्लस B, A प्लस B वेक्टर कैसा है ज्योमेट्रिकली दिखाओ। विधि ने बहुत बढ़िया बताया, एक्सेप्ट कर देना सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो विधि ने बताई कि सर क्या करते हैं, ए ऐसा है, इसको ना ऐसे पुश कर दो, ऐसे पुश दिस, तो ये पॉइंट यहां पहुंच गया, तो ये भी बी है बच्चों, और मुझे ए प्लस बी दिखाना है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला दिया, दिस इज ए प्लस बी। ओके, सी प्लस डी दिखाओ मुझे यहाँ पे, सी प्लस डी वेक्टर, यहाँ पे देखो दोनों का टेल एक साथ है, यहाँ भी क्या करोगे, पैरेलल शिफ्टिंग, सी प्लस डी तुम्हें दिखाना है। सो व्हाट यू विल डू, इसको ना ऐसे उठाओ और ऐसे रख दो, पैरेलल शिफ्ट करा दो, दिस इज डी। सो सी प्लस डी विल बी, देखो अगर ऐसे रख दिया हमने, तो सी फर्स्ट के टेल से लास्ट का है, सो दिस इज रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट ये है। so, बच्चों अभी तक हमने ग्राफिकल वे में ज्योमेट्रिकली देखा कि दो वेक्टर का एडिशन ट्रायंगल रूप से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए हमें वेक्टर को पहले क्या किया, हेड टू टेल ऑर्डर में अरेंज किया। उसके लिए हमें वेक्टर्स को शिफ्ट करना पड़ा, जो हम कर सकते हैं, हमने पढ़ लिया। कोई कहेगा सर अगर दो से ज्यादा वेक्टर हो तो,
दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। मुझे ए प्लस बी प्लस सी निकालना है बच्चों। ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो कहोगे सर आपने बताया तो दो वेक्टर का ही एडिशन, तो एक काम करते हैं मैं दो वेक्टर से ये स्टार्ट करता हूं। तो मैं सबसे पहले ए प्लस बी निकालता हूं। ए प्लस बी, लेट्स दिस इज R1। सारे बच्चे ध्यान दें, R1 अब प्लस सी, ये क्या होगा? सो नाउ सी, ये वेक्टर R1 और ये सी, ये ऑलरेडी हेड टू टेल है बच्चों। हेड, फर्स्ट के टेल पे दूसरे का हेड है, सॉरी फर्स्ट के हेड पे दूसरे का टेल है। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द रिजल्टेंट R1 प्लस सी, तो फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला दिया, दिस इज R। और ये करने के बाद तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि सर आप समझ में आ गया कि करना क्या है। फर्स्ट के टेल से लास्ट वाले के हेड को मिला दो, चाहे वो दो वेक्टर हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, चाहे पांच हो। सो लेट्स, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई। अगर मैं पूछूं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई क्या होगा, कौन सा वेक्टर होगा, इसमें दिखाओ। एंड यू कैन चेक इट। पहले के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, तीसरे के हेड पे चौथे का टेल। हेड टू टेल ऑर्डर में ऑलरेडी है, हेड टू टेल ऑर्डर में ऑलरेडी है। इन दैट केस रिजल्टेंट विल बी a vector from tail of the first to head of the last. This is resultant. ये डायग्राम सारे बच्चे अपने नोटबुक में बना लें। तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि वेक्टर आर मोर देन टू वेक्टर्स को ऐड करना है तो बहुत ही आसान है। सारे वेक्टर्स को हेड टू टेल ऑर्डर में रख लिया और फर्स्ट के टेल से लास्ट को हेड को मिला दिया, तो रिजल्टेंट हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि एक वेक्टर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, और देखो लास्ट वाला का हेड फर्स्ट के टेल से कोइंसाइड कर गया। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्या बताएंगे बच्चों इसको? इसको कहोगे कि सर यहाँ पे तो कोइंसाइड कर गया, तो रिजल्टेंट क्या होगा? जहां से स्टार्ट किया वहीं पे रह गया, जीरो। तो इसको लिखेंगे बच्चों जीरो। दैट मीन्स हेड टू टेल ऑर्डर में अरेंज किया और फाइनली देखो ये क्लोज लूप बन गया, क्लोज लूप, तो रिजल्टेंट आ गया जीरो। लेकिन बच्चों इधर वेक्टर है और सिर्फ जीरो लिखना तो उसको स्केलर हो जाएगा, तो वेक्टर इक्वल टू स्केलर नहीं हो सकता है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शंस को हटाने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे पुट करता हूं एरो, और इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर या बोलते हैं नल वेक्टर। सो अगर किसी से पूछा कि बताओ नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड विल बी जीरो। व्हाट इज द डायरेक्शन?
Directions can't say, cannot define, it can take any direction. So null vector आज हमने सीख लिया. Null vector अगर मान लो कोई वेक्टर A है और उसमें हम null vector ऐड करेंगे, ये A वेक्टर ही रह जाएगा. A वेक्टर से null vector सब्सट्रैक्ट करेंगे तो A ही रह जाएगा. Am I correct बच्चों? तो ये पूरा लिख लो. प्रथमेश ने बताया थर्ड ऑप्शन, अनिकेत ने बताया सेकंड ऑप्शन, साइमा ने बताया 2F मतलब थर्ड ऑप्शन, नयन पटेल ने कहा F सेकंड ऑप्शन, यज्ञेश ने कहा 2F, गौरव ने कहा फर्स्ट, प्रथमेश ने फिर से लिखा सर थर्ड ऑप्शन, मैंने देख लिया था. शुभम ने बताया सी ऑप्शन थर्ड. ये 2 लिखा हो बच्चों, शायद दिख नहीं रहा हो. सो बच्चों दिस इज करेक्ट ऑप्शन. सो मैक्सिमम बच्चों ने सही बताया. सो देखना सबसे पहले करो कि देखो ये हेड टू टेल ऑर्डर में ऐसा है, यहां तक है यहां तक, लेकिन ये उल्टा हो गया. तो सबसे पहले इतने को देखो एक साथ. इतने को देखो तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये हो जाएगा फर्स्ट के टेल से लास्ट का हेड ये. और इस वेक्टर को हमने F कहा, तो ये हो गया F अब प्लस ये F, दैट इज इक्वल टू 2F. ऐसे लिख सकते हैं बच्चों. सो नल नहीं होगा बिकॉज ये हेड टू टेल ऑर्डर में नहीं था, यहां पे उल्टा हो गया. लिखो एक सवाल, आज का लास्ट सवाल. कि M is midpoint of line AB. M is midpoint of line AB. And O is general point in this space. Then prove that OA plus OB ठीक है बच्चों. तो सुनना, मुझे OA इधर OA है बट इधर चाहिए OM. तो OA को OM के टर्म में लिखना है. सो लुक एट दिस. सारे बच्चों को ध्यान से सुनना है यहाँ पे.
क्या OA वेक्टर को हम लिख सकते हैं OM वेक्टर प्लस MA वेक्टर? सिमिलरली जैसे अभी मैंने लिखा OA को OM प्लस MA, वैसे ही OB वेक्टर को क्या लिखोगे? किससे मैं पूछूं? ध्रुव पाटिल। यार बहुत यस सर। ध्रुव पाटिल क्या लिखे? सर ओबी को BM प्लस OM प्लस OM। रियली? थोड़ा सा और सुधार करो। OB को देखना, यहां से स्टार्ट करें ऐसे। OB को पहले तो BM मत बोलो, पहले यहां से स्टार्ट करो। OB है ना, तो स्टार्ट फ्रॉम हियर। OM प्लस, अब बताओ BM या MB? MB। MB, बहुत बढ़िया। सो बहुत अच्छा बताया। OB प्लस MB। सॉरी OB इज इक्वल टू OM प्लस MB। अब देखो यहां OM यहां OM, क्या हो जाएगा बच्चों? 2OM प्लस MA प्लस MB। हमें प्रूफ करना था इतना इक्वल टू इतना। अब तुम लोगों को ये समझ में आएगा कि अगर ये 0 हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। क्या ये 0 है? बच्चों ये दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम। क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो दिस इज इक्वल टू दिस है। दिस टू हैव सेम मैग्नीट्यूड, बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? अगर ये MB डायरेक्शन है तो MA जस्ट अपोजिट है। सो कैन बी राइट, हमने कहा था अपोजिट वेक्टर MA को हम लिख सकते हैं माइनस MB। मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो गया? 2M। एम आई क्लियर बच्चों? क्या प्रूफ हो गया? मैसेजेस में देख लेता हूं प्रूफ का। यस यस सर। क्लियर।